हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विप्रा मलिक। वेलकम टू माय चैनल विप्रा मलिक कॉमर्स। तो चलिए अपनी बातचीत को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग मेरी क्लासेस देख रहे हैं रेगुलरली तो आप लोगों को पता होगा कि इकोनॉमिक्स में हम लोग पहले से जो कंप्लीट कर चुके हैं वो टॉपिक है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। उसके बाद हमने जो यूनिट स्टार्ट किया है दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो चैप्टर्स होते हैं, एक फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है और दूसरा चैप्टर होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो चैप्टर है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं गवर्नमेंट बजट की या फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट की तो उन क्लासेस को आप जो है मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है यानी कि बीओपी, ये काफ़ी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, तो इसीलिए इसकी हम सिर्फ दो क्लासेस लगाएंगे, एक आज और एक और क्लास में आपको कराऊंगी। और दो क्लासेस में आई होप आपका जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को विद द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहले हमें क्या जानना होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसका मीनिंग क्या होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट is an accounting statement that provides a systematic record of all the economic transactions between residents of a country and the rest of the world in a given period of time। देखो, इस पूरी डेफिनेशन को हमें थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। कैसे? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। क्या है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसमें क्या होता है, जिसमें आपको एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मिलता है। किसका रिकॉर्ड मिलता है? सारी की सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मिलता है। किसका? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का। अच्छा, अब ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं ये अभी हम फर्दर पढ़ेंगे, कि डिटेल में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो किसके बीच में होने वाली ट्रांजैक्शंस? जो किसी कंट्री का रेजिडेंट है। रेजिडेंट की डेफिनेशन नेशनल इनकम में पढ़ते हो ना आप लोग कि एक कंट्री का रेजिडेंट कौन माना जाता है। अभी भी हम लोग अभी देखेंगे कि रेजिडेंट क्या होते हैं। तो जो एक कंट्री के रेजिडेंट की जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, किसके साथ? विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के साथ, मतलब कि अपने कंट्री को छोड़कर बाकी सारी कंट्रीज के साथ। कब तक? एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। जैसे कि जनरली हम इसको एक साल लेकर चलते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक साल के अंदर मतलब एक कंट्री के जितने भी रेजिडेंट हैं उनकी जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुई हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जिस एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट के अंदर होता है उसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट या फिर बीओपी। ठीक है, क्या बोला जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हम एक तरीके से और इसको बोल सकते हैं कि बीओपी इज अ समरी स्टेटमेंट in which all the economic transactions between residents and rest of the world are recorded during a particular period of time, generally 1 year। यानी कि बीओपी जो है वो एक समरी स्टेटमेंट है। समरी स्टेटमेंट, समरी पता है ना क्या होती है? किसी एक डिटेल्ड डेटा का एक एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है ना, उसको बोला जाता है समरी। तो ये एक समरी स्टेटमेंट होता है जिसमें सारी की सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो कि रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हुई है उसको रिकॉर्ड किया जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को जर्नली हम एक साल जो है मान के चलते हैं। तो ऐसा एक स्टेटमेंट क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब हमारे पास दो टर्म्स ऐसी हैं जो हमें समझनी है। क्या? एक तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं और दूसरा रेजिडेंट्स किसको मानते हैं हम। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं हु आर इंक्लूडेड इन रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स कौन होते हैं? रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इंक्लूड इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। यानी कि आपके जितने भी कंट्री में रेजिडेंट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं,
फर्म्स हैं या गवर्नमेंट एजेंसीज है, सबके सब रेजिडेंट में इंक्लूड होंगे, ठीक है। कौन इंक्लूड नहीं होगा? However, residents do not include diplomatic staff, foreign military personnel, tourists, migratory workers, and branches of foreign companies, even though they work and operate within the domestic territory of the country. देखो एक एक करके समझते हैं। डिप्लोमेटिक स्टाफ का मतलब क्या है कि किसी भी दूसरी कंट्री के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, अगर वो हमारे कंट्री में हैं, भले ही वो इंडिया में काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हम उसको रेजिडेंट मानेंगे? नहीं मानेंगे। अगर कोई बाहर की, जैसे फोर्सेस होते हैं ना, एक देश की फोर्स दूसरे देश में भी भेज दी जाती है, तो अगर बाहर के कोई मिलिट्री पर्सोनल है, मतलब इंडिया के लिए जितने भी बाकी कंट्रीज के मिलिट्री के कोई भी पर्सन है, तो उनको भी रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। अगर इंडिया के बाहर से कोई टूरिस्ट आए हैं, उनको भी नहीं माना जाएगा। इसके अलावा माइग्रेटरी वर्कर्स है, यानी कि जो कुछ काम के लिए इंडिया में आते हैं, तो उनको भी नहीं माना जाएगा। या कोई फॉरेन कंपनीज है, उनकी अगर कोई ब्रांच है इंडिया में, तो उनको भी रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, भले ही वे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काम करते हैं या ऑपरेट करते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, आई होप कि रेजिडेंट किसको माना जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के बारे में। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में क्या क्या चीजें होती हैं? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रेफर्स टू दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ द टाइटल और ओनरशिप ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी और असेट्स। यानी कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस वो सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें क्या आता है, जिसमें किसी का टाइटल या ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाए। टाइटल और ओनरशिप का मतलब क्या है? टाइटल और ओनरशिप का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज थी जिसके ऊपर मेरा हक था, मेरी ऑनरशिप थी, अब मैंने किसी और को ट्रांसफर कर दी किसी और के नाम पे। यानी कि जो उस सामान के ऊपर, उस जो भी वो चीज है उसके ऊपर जो मेरी ऑनरशिप थी, वो ऑनरशिप भी ट्रांसफर हो गई, तो ये कैसी ट्रांजैक्शन मानी जाएगी? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किस किस चीज की ऑनरशिप? गुड्स हो, सर्विसेज हो, या मनी हो, या असेट्स हो। ठीक है, तो इनका अगर टाइटल या ओनरशिप ट्रांसफर होता है तो उसको बोला जाता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब इसमें ना 3-4 तरीके के जो हैं आइटम्स आते हैं। एक आपके विजिबल आइटम्स होते हैं। विजिबल आइटम्स का मतलब होता है बेसिकली गुड्स, है ना। गुड्स की अगर मैं बात करूं तो उनको बोला जाता है विजिबल आइटम। विजिबल वर्ड से ही आपको क्या पता चल रहा है? विजिबल का मतलब जो दिख सकते हैं, है ना। These include all types of physical goods which are exported and imported। यानी कि जितने भी फिजिकल गुड्स, यानी कि जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, छू सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको बोला जाता है विजिबल आइटम्स। ठीक है, ये कैसे गुड्स होते हैं? फिजिकल गुड्स होते हैं। तो अगर इनका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो तो वो भी क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स ऑफ ट्रेड रेफर्स टू ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज लाइक शिपिंग, banking, insurance, etc., which are given and received. These items cannot be seen, felt, touched or measured। यानी इनविजिबल आइटम्स में आ जाती हैं सारी की सारी सर्विसेज, जैसे कि शिपिंग हो गई, बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गया, ये सब क्या होती हैं? सर्विसेज होती हैं। तो अगर ये सर्विसेज जो है इनका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो, मतलब कि सर्विसेज या तो इंडिया से बाहर दी जाएं किसी रेजिडेंट के द्वारा, या फिर इंडिया के बाहर से सर्विसेज रिसीव हो इंडियन रेजिडेंट के द्वारा, तो उसको बोला जाता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, है ना। वो भी तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में ही आएगा, लेकिन कैसे आइटम होते हैं ये? इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब क्या होता है? जो दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो ये जो आइटम्स हैं ना आप इनको देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना
फील कर सकते हो ना ही मेजर कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तीसरे आइटम। तीसरे किस तरीके की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं? यूनिलेटरल ट्रांसफर भी तो हो सकते हैं ना। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब होता है वन वे ट्रांजैक्शन, मतलब कि जिसमें अगर आपने कुछ दिया है तो आप बदले में उससे कुछ भी रिसीव नहीं कर रहे हो। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था ना फॉरेन एक्सचेंज के चैप्टर में, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब जैसे कि कोई गिफ्ट है या पर्सनल रेमिटेंस है, मतलब पर्सनली किसी ने किसी को कुछ सामान दिया है और उसके बदले में उससे कुछ नहीं लिया है ना, या तो उसको क्या बोला जाता है? वन वे ट्रांजैक्शन। ठीक है, these are also known as unrequited transfer because these transactions do not involve any claim for repayment। इन ये जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं ना यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, इनको अनरिक्विटेड ट्रांसफर भी बोलते हैं। अनरिक्विटेड ट्रांसफर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं इसके लिए आप जो है कोई रीपेमेंट का क्लेम नहीं करते है ना। अगर आपने कोई किसी को गिफ्ट दिया है तो आप उसको ये थोड़ी बोलोगे कि लाओ मैंने आपको गिफ्ट दिया है तो इसके बदले में मुझे कोई भी, मतलब आप कोई भी चीज थोड़ी बोलोगे कि लाओ ये सामान मुझे दे दो, ये पैसा मुझे दे दो, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना आप। तो ये चीज है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कैपिटल ट्रांसफर की। तो कैपिटल ट्रांसफर कौन से होते हैं? आपने गवर्नमेंट बजट पढ़ा है, उसमें आपने कैपिटल रिसिप्ट पढ़े थे ना, कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वही आइटम्स जो हैं यहाँ पर कैपिटल ट्रांसफर में आएंगे अगर वो ट्रांजैक्शंस जो है किसी रेजिडेंट की ट्रांजैक्शन हुई हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। ठीक है, तो कैपिटल ट्रांसफर्स रिलेट टू कैपिटल रिसिप्ट थ्रू बोरोइंग्स और सेल ऑफ असेट। भाई कैपिटल रिसिप्ट कैसे हो सकती है? या तो आपने कोई लोन लिया हो, बोरोइंग की हो, यानी आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई हो, या फिर आपने कोई एसेट बेच दी हो, यही तो कैपिटल रिसिप्ट होती है ना। और कैपिटल पेमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? मान लीजिए आपने कोई लोन लिया था तो आपने उसका रीपेमेंट कर दिया, या आपने कोई एसेट परचेज कर ली, है ना। ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ना गवर्नमेंट बजट के चैप्टर में, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो चलिए ठीक है, तो ये 4 टाइप्स में की जो होती हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, या मैं कह सकती हूँ कि सारी की सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो है इन 4 हेडिंग में ही कवर हो जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्ट्रक्चर की। जैसे कि आपके सारे बिजनेस अकाउंट होते हैं, वैसे ही जो बीओपी अकाउंट होता है उसकी भी 2 साइड्स होती हैं। कौन सी? क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड आप कौन से आइटम को लिखते हैं? जितने भी आपको जो है फॉरेन एक्सचेंज रिसीव हुए हैं, या आप कह दो कि फॉरेन एक्सचेंज के सारे इनफ्लोज, मतलब जो हमारी कंट्री में जितना भी फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, या आप उसको सोर्स भी तो कह देते हो ना कि कहाँ से पैसा आया है, दैट इज कॉल्ड द सोर्स, है ना। तो सारे इनफ्लोज या सारे सोर्सेज जो है वो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? क्रेडिट साइड पर। और डेबिट साइड पर क्या होता है? जितने भी पेमेंट है, यानी कि जितना भी आउटफ्लो हुआ है फॉरेन एक्सचेंज का, या मैं कह दूं कि फॉरेन एक्सचेंज का कितना यूज हुआ है, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होता है? डेबिट साइड में। और अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज पढ़ा होगा तो आपको एक चीज याद होगी कि मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? एक तो मैंने आपको डिमांड पढ़ाई थी फॉरेन एक्सचेंज की, एक मैंने आपको फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बताई थी कि कौन से केसेस में डिमांड होती है, कौन से केस में आपकी सप्लाई होती है। तो अगर मैं बात करूं डिमांड की, तो डिमांड के लिए तो फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत होती है, यानी जहां हम पेमेंट करते हैं। तो यानी कि जो डिमांड है वो कौन सी साइड आएंगे? वो डेबिट साइड, और जो सप्लाई थी वो क्रेडिट साइड, क्योंकि सप्लाई में तो हमें क्या हो रहा है? फॉरेन एक्सचेंज रिसीव हो रहे हैं, है ना। तो अकाउंटिंग सेंस में अगर मैं बोलूं तो बीओपी जो है वो हमेशा बैलेंस्ड रहता है, जैसे कि ट्रायल बैलेंस होता है, क्योंकि आपका ये किसके हिसाब से प्रिपेयर होता है? डबल एंट्री सिस्टम। अच्छा, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? कि डेबिट इक्वल्स क्रेडिट, कि हमेशा डेबिट जो है वो क्रेडिट के इक्वल होगा, है ना। चलिए अब अगर मैं इकोनॉमिक सेंस की बात करूं, अभी तक हमने किसकी बात की थी? अकाउंटिंग सेंस की। तो अगर मैं इकोनॉमिक सेंस की बात करूं तो बीओपी जो है वो हमेशा इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो यानी कि जो बीओपी है
वो कैसा कैसा हो सकता है, बैलेंस्ड बीओपी, सरप्लस बीओपी और डेफिसिट बीओपी। ठीक है, देखो अब कैसे कि अगर जो बीओपी है वो बैलेंस्ड कब होगा, जब जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिसीव हुआ है, अगर वो फॉरेन एक्सचेंज का जितना पेमेंट हुआ है अगर वो उसके इक्वल है तो कैसा बीओपी हो जाएगा, बैलेंस्ड बीओपी। और सरप्लस में क्या होगा, जब फॉरेन एक्सचेंज जो है ज्यादा रिसीव हुए हो, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज की जो रिसिप्ट है वो ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो, पेमेंट से ज्यादा हो, तो उसको बोला जाता है सरप्लस बीओपी। इसके बाद बात करूं डेफिसिट बीओपी की, तो बीओपी इज इन डेफिसिट व्हेन रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर लेस देन पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डेफिसिट की बात करूं तो बीओपी डेफिसिट में कब होता है, जब फॉरेन एक्सचेंज की जो रिसिप्ट है वो कम हो, किससे कम हो, पेमेंट से कम हो, यानी कि पेमेंट ज्यादा हो और रिसिप्ट कम हो। देखो अगर मैं कहूं कि अगर रिसिप्ट जो है वो इक्वल है ना, अगर वो इक्वल है किसके, पेमेंट के, तो क्या हो जाएगा वो बताइए, बैलेंस्ड बीओपी हो जाएगा ना, बैलेंस्ड हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं आपको ये कहूं कि जो रिसिप्ट है वो ज्यादा होंगी पेमेंट से, तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सरप्लस, है ना। और अगर मैं ये कहूं कि जो रिसिप्ट है वो कम होंगी और पेमेंट ज्यादा होगा, तो इसको क्या बोला जाएगा, डेफिसिट, है ना। क्या बोला जाएगा, इसको डेफिसिट बोला जाएगा, क्योंकि डेफिसिट का मतलब क्या होता है, डेफिसिट का मतलब होता है कमी, है ना। तो कमी कब होगी, जब पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा और पैसा नहीं होगा, रिसिप्ट कम होंगी, है ना। चलिए अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, यानी कि गुड्स। अगर मैं सिर्फ विजिबल आइटम के जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हुआ है उसके डिफरेंस की बात करूं तो दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। और बीओटी इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड और ट्रेड बैलेंस। इसको और दो नामों से जाना जाता है, या तो आप इसको बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड भी बोल देते हो क्योंकि इसमें सिर्फ विजिबल आइटम्स ही इंक्लूड होते हैं, और आप इसको ट्रेड बैलेंस भी बोल देते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बैलेंस ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो कैसा कैसा हो सकता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड नीड नॉट बैलेंस इटसेल्फ, दैट इज इट इज नॉट नेसेसरी दैट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज ऑलवेज इक्वल टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो बैलेंस ऑन बीओटी कैन बी सरप्लस और डेफिसिट। देखो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा बैलेंस ही हो, यानी कि गुड्स का जो इंपोर्ट है वो हमेशा ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है गुड्स का वो हमेशा इक्वल हो, ये चीज जरूरी नहीं है। तो इसीलिए जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो सरप्लस में भी हो सकता है, वो डेफिसिट में भी हो सकता है। अगर सरप्लस होगा मतलब पॉजिटिव है और डेफिसिट होगा मतलब नेगेटिव है। तो सरप्लस बीओटी क्या होगा, इफ अ कंट्री एक्सपोर्ट मोर गुड्स देन व्हाट इट इंपोर्ट देन द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज सेड टू बी इन सरप्लस, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज फेवरेबल फॉर द कंट्री। यानी अगर कोई कंट्री के जो गुड्स है वो ज्यादा एक्सपोर्ट करती है इंपोर्ट से, तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो कैसा कहलाएगा, वो कहलाएगा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो सरप्लस में है। क्यों, क्योंकि गुड्स जो है ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं और इंपोर्ट कम हो रहे हैं, या उसको फेवरेबल भी बोला जा सकता है कंट्री के लिए। इसी का जस्ट अपोजिट है डेफिसिट की, अगर इंपोर्ट जो है ज्यादा हो जाए गुड्स का एक्सपोर्ट से तो इसको अनफेवरेबल माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि अगर इंपोर्ट ज्यादा होगा एक्सपोर्ट कम होगा तो इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज बाहर ज्यादा जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो ज्यादा होगा और इनफ्लो कम होगा, है ना। चलिए अब हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए अब अगर सबसे पहले मैं मीनिंग की बात करूं तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसमें सिर्फ किसका डिफरेंस होता है, जो विजिबल आइटम होते हैं उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस होता है। लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, वो सारी की सारी रिकॉर्ड होती हैं, चाहे वो विजिबल हो चाहे वो इनविजिबल हो या फिर वो कुछ और टाइप की
इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो। तो इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं? बीओटी में तो सिर्फ क्या होते हैं, सिर्फ विजिबल आइटम होते हैं, लेकिन बीओपी में क्या क्या होते हैं, विजिबल भी होते हैं, इनविजिबल भी होते हैं, यूनिलेटरल भी होते हैं और कैपिटल ट्रांसफर भी होते हैं। पढ़ चुके हो ना आप ये सारी चीजें पहले से ही, अब हम सिर्फ डिफरेंस देख रहे हैं। तो कैपिटल ट्रांजैक्शंस की अगर मैं बात करूं तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसमें तो कैपिटल ट्रांजैक्शंस होती ही नहीं है। कैपिटल ट्रांजैक्शंस किस में होती हैं? बीओपी में होती हैं। क्या पढ़ाया था बीओपी में आपको मैंने? देखिए क्या पढ़ाया था मैंने आपको, एक तो विजिबल आइटम्स, एक इनविजिबल आइटम्स और यूनिलेटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। तो ये सारी चीजें कहाँ आ रही हैं बताइए? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में आती हैं कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस, ठीक है, लेकिन बीओटी में नहीं आती क्योंकि बीओटी में सिर्फ विजिबल आइटम्स की ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होती हैं। अगर मैं सेटलमेंट की बात करूं, देखिए अगर आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो अनफेवरेबल भी हो जाए फिर भी आप उसको फेवरेबल बीओपी से जो है पूरा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि आपके जो बीओपी है ना उसमें तो 4 तरीके के आइटम्स हैं। आपके विजिबल आइटम है, आपके इनविजिबल आइटम है ना, आपके और तीसरा क्या है भाई, यूनिलेटरल है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। इसके अलावा आपके कैपिटल ट्रांसफर भी हैं। तो बीओपी में तो देखो कितनी ज्यादा चीजें हैं और बीओटी में सिर्फ विजिबल आइटम है। तो हो सकता है कि सिर्फ विजिबल आइटम का जो बैलेंस है वो डेफिसिट में आ रहा हो सकता है ना कि इसका जो बैलेंस है वो डेफिसिट में आ रहा हो, बट कोई बात नहीं भाई, अगर टोटल जो है पूरा बीओपी का अगर वो पूरा टोटल जो है सरप्लस में आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो ये अनफेवरेबल बीओटी है ये तो मीटअप हो जाएगा ना बीओपी के, किससे? बीओपी के सरप्लस से, समझ गए। और लेकिन जो बीओपी का अनफेवरेबल बैलेंस होता है उसको आप फेवरेबल बीओटी से जो है मीट आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बीओपी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि सिर्फ आपके गुड्स का एक्सपोर्ट ज्यादा है लेकिन आपके जो बाकी आइटम्स हैं उनका एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं है, जैसे कि इनविजिबल आइटम हो गए, जैसे कि यूनिलेटरल ट्रांसफर हो गए या कैपिटल ट्रांसफर हो गए, तो उनको आप कैसे मीट कर पाओगे? सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट ज्यादा होने से, है ना। और अगर मैं एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करूं आपके साथ तो वो ये हो सकता है कि जो बीओटी है ना ये नैरो कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? ये नैरो कॉन्सेप्ट है। किसके कंपैरेटिव? बीओपी के। और जो बीओपी है वो एक वाइड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अपनी जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बीओपी के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या आइटम्स उसमें आते हैं। इसके अलावा ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।